ऐसा है कि यूरोप को लगता है कि वही पुराने वाले दिन रह गए हैं, जबकि समय बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, यूरोप ही अभी नहीं बदला है। अब यूरोप के साथ भारत ने तगड़ा वाला जवाब दिया है। जानेंगे भारत के 6 बैंकों पर बैन लगाना खुद यूरोप को भारी पड़ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी भारत ने साफ साफ शब्दों में यूरोप को समझा दिया है। ये सारी चीजें जहां एक तरफ हो रही है, तो वहीं रूस ने भारत को चुनकर चाइना को एक बड़ा झटका दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी कि CBAM ये जो टैक्स लगा रहे हैं, एक तरफा है, मनमाना है। इसके कार्यान्वयन के बाद भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचेगा। सीतारमण एक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2026 से अपने यहां आयात होने वाले स्टील, सीमेंट, उर्वरक सहित 7 कार्बन गहन क्षेत्रों पर कार्बन टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसके दायरे में इंजीनियरिंग के सामान भी आएंगे। उन्होंने कहा कि यह यूरोपीय संघ की ओर से पेश किया गया बॉर्डर टैक्स है। इस तरह के कदम व्यापार को रोकने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ भारत ने यूरोपीय संघ के सामने कई बार अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार लेन देन के लागत को कम करने के तरीकों पर भी विचार कर रही है। यूरोपीय संघ के इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा, क्योंकि भारत के लिए यूरोप शीर्ष निर्यात गंतव्यों में से एक है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2023-2024 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल व्यापार $137 अरब था, जिसमें आयात $61 अरब और निर्यात $75 अरब था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि CBAM के चलते भारत का यूरोपीय संघ के साथ FTA के अंतिम रूप में देने में दिक्कत आएगी। हालांकि इन्होंने ये बातें कही और उसके बाद पीयूष गोयल ने इस बात को कह भी दिया कि अगर यूरोपीय यूनियन सचमुच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उसे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं तो उस हिसाब से करिए, इस तरीके के स्टैंडर्ड सामने मत लाइए जिसमें कि व्यापार ही न हो सके। वैसे आपको बता दूं, यूरोप ने इससे पहले भी भारत के ऊपर एक कदम उठाया था और भारत के 6 बैंकों के ऊपर लगा दिया था बैन। और इस बैन के बाद इन्होंने कहा था कि आप हमें ऑडिट करने दीजिए, ऑडिट नहीं करने देंगे तो दिक्कत आएगी। और इस पर भारत ने रिएक्शन दिया था कि हम किसी भी विदेशी संस्था को अपने देश के अंदर ऑडिट करने नहीं दे सकते हैं। अब क्या हुआ, इनके जो ये 4 बैंक थे, इन 4 बैंकों ने यहाँ पर काम करने में इन्हें दिक्कत होनी शुरू हो गई। अब ये चीज लगभग 1 साल हो गया और हल नहीं हुआ, जिसके बाद यूरोप का जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी है एस्मा, वो सामने आया और उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम भारत से बात करेंगे और इस मामले को हल करेंगे। लेकिन फिर भी ये मामला हल नहीं हुआ। अब फ्रांस और जर्मनी अपने खुद के बैंकों को कह रहे हैं कि सुनो जी, नियम वगैरह बदलो, अगर ऐसे हम करते रहे तो ऐसे हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब ये खुद नीचे आते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, यूरोप चाहे कुछ भी हो, अपने पुराने समय से बाहर नहीं निकल रहा है। उसे बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलकर उसे देखना चाहिए कि अब दुनिया बदल चुकी है, दुनिया पुराने हिसाब से नहीं चल रही है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो ये चीजें यूरोप के गिरती हुई इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। वैसे अब यूरोप खुद ही परेशान है कि वो अपने घर की समस्याओं को किस तरीके से सुलझाए। और ये जो चीजें चल रही है, ये अगर ऐसे ही ज्यादा लंबा चलता रहा तो यूरोपीय यूनियन को और भी ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा माना जा रहा है। खैर, अब कब तक यूरोप और भारत के बीच में डील फाइनल होती है ये तो देखना होगा। पर इन सब के बीच में वहीं रूस ने चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रूस को भारत से भी जमकर मदद मिली है। भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है, वो भी तब जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसी बीच रूस ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। रूस ने अत्याधुनिक गैर परमाणु आइस ब्रेकर शिप निर्माण के लिए भारत को चुना है। रूस ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्न सी रूट का विकास किया जाए और पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों को मात दी जाए। इस समुद्री रास्ते के लिए भी रूस ने भारत को ऑफर दिया है। रूस
के इस ऑफर से न केवल दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी, बल्कि इससे भारत आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। भारत सरकार 2 जहाज बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि गैर परमाणु आइस ब्रेकर को तैयार किया जा सके। इस पूरे सौदे की कीमत 6000 करोड़ रुपए की होगी। इस पूरे सौदे को रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टोम का भी साथ मिल रहा है। रूसी कंपनी अच्छे माहौल वाली और क्षमता से लैस भारतीय कंपनी की तलाश कर रही है, वह भी तब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में रूस ने खुलासा किया था कि उसने भारत को गैर परमाणु आइस ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनका संयुक्त उत्पादन किया जाना है। दरअसल रूस चाहता है कि जहाजों के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए नॉर्दर्न सी रूट को विकसित किया जाए, जो एक वैकल्पिक रास्ता होगा। इससे स्वेज नहर की तुलना में उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों के ज्यादा जल्दी से सामान जा सकेगा। रूस का लक्ष्य है कि इस रास्ते से कम 15 करोड़ टन कच्चा तेल, LNG, कोयला और अन्य सामान साल 2030 तक हर साल पहुंचाए जाएं। रूस चाहता है कि इसके लिए कम से कम 50 आइस ब्रेकर और बर्फ में चलने वाले जहाज इस रास्ते में तैनात किए जाएं। साथ ही नए बंदरगाहों, टर्मिनलों और आपातकालीन जहाज बनाए जाएं। आर्कटिक का समुद्री इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि आइस ब्रेकर की आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। पुतिन और PM मोदी के बीच मुलाकात में जहाजों के निर्माण को लेकर सहमति बनी थी। असल में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यूरोपीय शिपयार्ड रूस के लिए जहाज नहीं बना पा रहे हैं। वहीं चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के शिपयार्ड कम से कम 2028 तक के लिए बुक माने जा रहे हैं। इसी वजह से रूस को अब विकल्प के रूप में भारत की मदद लेनी पड़ रही है, जो उसका भरोसेमंद पार्टनर है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि रूस भारत के साथ दोस्ती बढ़ाकर चीन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस बुरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गया है। चीन चाहता है कि नॉर्दर्न सी रूट पर उसकी पकड़ बढ़े और वो रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। वो इसे BRI का हिस्सा बता रहा है। वहीं यहाँ पूरा इलाका तेल और गैस से भरा हुआ है, जिससे आने वाले समय में व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना भी है। और यहाँ रूस नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से चाइना की एंट्री हो। हालांकि हाल फिलहाल में इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं को पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया है, लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि रूस फिर भी नहीं चाहता है। चाइना यहाँ पर यह दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना और रूस के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। कहा जा रहा है रूसी AI के जरिए रूसी प्रवक्ता बना रहा है सोशल मीडिया में, ताकि वो चाइना के कंटेंट को दुनिया के सामने रखें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां देखने को मिल रही है। वहीं बात करें US कमांडर की, तो US कमांडर ने इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि आप ध्यान दीजिए, आर्कटिक क्षेत्र में कुछ ऐसा खेल चल रहा है जिस खेल पर हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।